नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री चैप्टर संख्या 1। और ये जो चैप्टर होगा ये बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन मैंने कर दिया है, उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और आपको बहुत ही बारीकी के साथ आज के वीडियो के माध्यम से चैप्टर संख्या 1 हम पूरा विस्तार से समझाएंगे। और चैप्टर संख्या 1 का नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे कैसे हुआ। जैसे कि पुर्तगाली कब आए, कौन कौन पुर्तगालीज में क्या क्या काम हुआ, विशेषताएं क्या रही और क्या महत्वपूर्ण चीजें रही, प्रमुख घटनाएं क्या क्या रही पुर्तगालियों की या डचों की या ब्रिटिशर्स की या फिर जो है फ्रांसीसियों की, इन सभी डचों की, इन सभी लोगों की क्या महत्वपूर्ण घटनाएं रही, विशेषताएं क्या रही और आखिरकार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सफल क्यों रही और बाकी सारी कंपनियां क्यों पतन हो गया उन सभी कंपनियों का, या भारत में नहीं टिक सकी, उसके पीछे क्या रीजन थे, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। यूनिट नंबर 1 चैप्टर संख्या 1 में आपको पढ़ना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं और आपका सब्जेक्ट केवल हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास, जैसे एक इतिहास आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री अभी तक और एक आपका है मेडिवल हिस्ट्री। तो अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री है तो दूसरा सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस दूसरा है, उसको मैंने सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है। और अगर आपका मेडिवल हिस्ट्री है तो यही सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, यानी केवल हिस्ट्री वाले बच्चे और मेडिवल हिस्ट्री वाले यही चीजें पढ़ेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ विश्वविद्यालयों में इस चीज को चैप्टर संख्या मतलब इसको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे फोर्थ में हो चाहे थर्ड में हो। जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए देखिए, बीए थर्ड सेमेस्टर इतिहास विषय है आपका, पेपर नाम आपका है आधुनिक भारत का इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक। आपको पढ़ना तो 1757 ईस्वी से है, लेकिन 1757 ईस्वी में हुआ क्या था जानते हैं? इसलिए यह डेट लिखी हुई चूंकि 1757 में एक युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय एक शासक थे, बंगाल के नवाब थे, उनके बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध से कहीं ना कहीं पे जो अभी तक व्यापारिक कंपनी थी, क्या नाम है इसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक राजनीतिक कंपनी बन जाती है, यानी अब वो पॉलिटिक्स में भी अपना पदार्पण कर देती है। और यहीं से प्रारंभ होता है आपका ये सिलेबस। 1950 में आप सभी को पता होगा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी की डेट को, और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश के रूप में उभरा। उस समय समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं जुड़े थे संविधान में, 1976 में जुड़े 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन वो चीजें हमको नहीं पढ़नी अभी, हमको ये आपको पढ़ना कि 1950 में यानी कि भारत के संविधान तक आपको पढ़ना है प्लासी के युद्ध से लेकर के। लेकिन क्या प्लासी के युद्ध से डायरेक्ट हम पढ़ाना शुरू कर देंगे? नहीं, उससे पहले की पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी, यानी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, कब आई, और इसने जो संघर्ष किया अन्य कंपनियों से वो कैसे किया, वो तो सेकंड सेमेस्टर में हम चर्चा करेंगे इन चीजों के बारे में, यूरोपीय कंपनी के मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तार से। लेकिन आज हम और तमाम कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाएगी, उसकी विशेषताओं को समझ लेंगे। और फिर उसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रवैया जो रहा भारतीय राज्यों से, उसके बारे में चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर में। और उसके बाद में प्लासी और बक्सर का युद्ध भी हम उसी समय देख लेंगे, ठीक है। और उस दौरान आपका कल लगभग मान करके चलो कि आपका 2 या 3 चैप्टर के माध्यम से आपका संपूर्ण इकाई पहली समाप्त हो जाएगी। बहरहाल आज जो वीडियो होगी इसमें ना केवल हम लिखित टाइप के प्रश्नों के अकॉर्डिंग, बल्कि नोट्स इतना जबरदस्त तैयार किया गया है कि इसमें आपको 30 ऐसे एमसीक्यूज मैंने छांटे हैं आपके लिए, तैयार किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एमसीक्यूज आपको विस्तार से लिखे हुए मिलेंगे, आंसर के साथ मिलेंगे, साथ ही साथ में उसकी व्याख्या भी लिख दी है मैंने, ताकि आप उसकी व्याख्या भी देख लें। जैसे आंसर की जो होगी, आंसर की के बाद में व्याख्या भी आपके लिए मैंने तैयार कर ली है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो अब की बार बहुत ही बढ़िया व्यवस्था आपके लिए की गई है, सभी लोग हमारे से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप देख रहे हैं चैनल, कौन सा चैनल आप देख रहे हैं? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये मेरा चैनल नहीं बल्कि आपका चैनल है, जो हमारे दर्शक है उनका चैनल है। और मैं शुरुआत से ही बातें कहता आ रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत ऊंचे उठाया है, बहुत आगे बढ़ाया है, आप लोगों की मदद से ही आज इस मुकाम पर हूं। तो कहीं ना कहीं पे ये आपका ही चैनल है और आप ही इसको आगे बढ़ाते हैं। बस इसमें मैं जान लीजिए एक नौकरी कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए। तो यूनिट नंबर 1 अध्याय संख्या 1 के बारे में चर्चा करेंगे, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, जिसमें आपका पुर्तगाली लोग देखें।
कोई भी चीज आपको कहीं से किताब है किताब नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी। जैसे यूरोपीय शक्ति कौन कौन, जैसे कि पुर्तगीज यानी पुर्तगाली भारत में आया 1498 में, सबसे पहला व्यक्ति वास्को डी गामा आपको पता होगा आया। ठीक है, एक जहाजी बेड़ा लेकर के आया। आप देखते हैं कि ये लोग कैसे शुरू हो चुकी, आप देखते हैं कि इंग्लैंड में विकास हो रहा था, औद्योगिक क्रांतियां हो रही थी, तमाम प्रकार के यंत्र खोजे जा रहे थे, दिशा सूचक यंत्र हो या फिर और तमाम प्रकार के यंत्र। उन सभी यंत्रों की सहायता से और व्यापार करने के लिए कंपनियां जो थी वो पूरब के देशों की ओर आने लगती हैं। ठीक है, ऐसे में जो उत्तरी मार्ग था जहां से स्थल मार्ग था वो अवरुद्ध हो चुका था, स्थल मार्ग बंद हो चुका था, तमाम युद्ध वगैरह हो रहे थे। ऐसे में तमाम सारे जो यात्री थे वो जहाजी बेड़ा लेकर के समुद्र में कूदना शुरू कर दिए, समुद्र के माध्यम से समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे बच्चे जब छोटे होते तो उनको पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो लोग कहते हैं कि भाई ये भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुई, तो क्या उससे पहले भारत नहीं था? कुछ बच्चों ने कमेंट किया। देखिए भाई, ये बस केवल बचपन की बातें, इसको बताया जाता है कि वो लोग जलीय मार्ग की खोज, भारत आने के लिए जलीय मार्ग की खोज करी वास्को डी गामा ने। अमेरिका ने कोलंबस की, मतलब कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी, तो क्या कोलंबस से पहले अमेरिका नहीं था इस दुनिया में? बिल्कुल अमेरिका पहले भी था, कोलंबस से पहले भी अमेरिका था, और वास्को डी गामा से बाद में भी भारत था, मतलब पहले भी भारत था। लेकिन जल मार्ग में सबसे पहला जहाज लेकर के आने वाला व्यक्ति वही रहा, जो जहाजी बेड़ा लेकर के कालीकट नाम के स्थान पर पहुंचता है, जहां पर जमोरिन नाम का एक शासक कर रहा होता है। उससे संधि करता है कि भाई हम व्यापार करने के लिए आए, हमको शरण दे दो। वो शरण देता है, व्यापार होता है, दोनों का लाभ होता है। वास्को डी गामा यहाँ से खूब पैसा रुपया कमा करके वापस जाता है, वहां से बहुत सारे लोग और मोटिवेट होते हैं, उससे फिर आते हैं व्यापार करने के लिए। ये सब चीजें होती है, वही चीजें पढ़नी है। डच आए, ठीक है, डच, डेनिश आए, फ्रेंच आए और ब्रिटिशर्स आए, तमाम सारे लोग आते गए। लेकिन यहाँ पर इन सभी को किसी को अंग्रेजों ने खरीद लिया, किसी को भगा दिया, इस तरह की तमाम चीजें होती गई। बाद में ब्रिटिश और फ्रांस के लोग बचेंगे। फ्रांस और ब्रिटेन चूंकि इंग्लैंड की दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ विश्व युद्ध भी लड़ रही थी। ऐसे में दोनों के खिलाफ इंग्लैंड में भी युद्ध हो रही थी और भारतीय जो कंपनियां थी, भारत की कंपनियां भी आपस में यहाँ पर लड़ रही थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों मार कर रही थी, दोनों झगड़ा कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहां पर ही उनके जो मुखिया थे वो भी झगड़ा कर रहे थे। अब देखिए भूमिका क्या है इसमें, आपको भूमिका पहले चैप्टर में आपको देखिए, ये चीजें आपके लिए इतनी बेहतर तरीके से मैंने बनाया है ताकि आपको कहीं पर भटकने की जरूरत ना पड़े। देखिए, अगर मैं इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूं तो भारत के समृद्ध मसाले, रेशम, सूती वस्त्र और कीमती पत्थर यूरोप के व्यापारियों को हमेशा आकर्षित करते रहे हैं। क्योंकि भारत में ये लोग क्यों आए, इसके पीछे कारण ये रहा कि भारत में जो मसाले थे, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा ज्यादा मसाले थे। और मैंने एक कहानी जब सिलेबस डिस्कशन में कर रहा था उस दौरान एक कहानी भी आपको समझाई होगी कि भाई जो है वहां पर चूंकि अचार वगैरह बनाने के लिए या फिर उनको जो पशु पक्षी होते, मतलब पशु होते हैं, ठंडी के महीने में पशुओं को कच्चा भी खा लेते हैं वो लोग। कच्चा हो तो उसमें क्या होता है, जब मसाले उस पर डाल दो, नमक डाल दो, उसको बढ़िया से इकट्ठा कर लो ताकि जो है भविष्य के लिए भोजन सुरक्षित करने के लिए। पहले ऐसे ही होता था, आज तो तमाम टेक्नोलॉजी है, पहले नहीं थी, तो ऐसे ही भोजन करते थे। मसाले वसाले उस पर डाल दे ताकि वो स्वादिष्ट लगे, और उसको मतलब जो है दबा देते थे ताकि जो है मसाला नमक डाल करके, और पूरा मैंने कहानी बताई थी उसको। तो मसालों की जरूरत पड़ती थी। रेशमी वस्त्र भारत में बड़े फेमस थे, सूती वस्त्र भारत में बन रहे थे, तो वो सब बड़े फेमस थे। तो यहाँ पर जो है वो लोग इन्हीं के दृष्टिकोण से, मतलब इन्हीं को जो है यहाँ से खरीदने के लिए आए। कीमती पत्थर तमाम सारे थे। 15वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी का मतलब कि 1498, ठीक है, अंत मतलब समझ रहे, 15वीं शताब्दी क्या होती है, 1401 से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो समय काल है, इस पूरे के पूरे 100 वर्षों के समय काल को क्या कहते हैं बेटा, इस पूरे के पूरे 100 वर्षों के समय काल को 15वीं शताब्दी कहा जाता है। तो इसका अंत क्या होगा, इसका अंत मतलब 1498 जब वास्को डी गामा आया। तो 15वीं मतलब कि 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत यानी 1601 के मतलब 1501 के बाद में यूरोप में पुनर्जागरण और वैज्ञानिक खोजों ने एक नई सोच पैदा कर दी। क्योंकि यूरोप में क्या हुआ, एक औद्योगिक क्रांति जैसी एक प्रकार से लहर आने लगी, तमाम प्रकार के यंत्रों का आविष्कार होने लगा, तमाम प्रकार की चीजों का आविष्कार होने लगा। ऐसे में व्यापारिक और धार्मिक कारणों से क्या हुआ, यूरोपीय देशों ने भारत तक समुद्री मार्ग खोजने की एक प्रकार से यात्राएं शुरू करी, जिसमें वास्को डी गामा पहला व्यक्ति सफल हुआ। उससे पहले भी एक आध दो लोग आए थे जो अफ्रीका के तट से लौट करके चले गए थे। ठीक है, इसका महत्व यह है बेटा कि भारत के साथ सीधे व्यापार करना हुआ। एक मिनट, यहां से थोड़ा कट गया है क्या?
यहाँ से थोड़ा इसका कट गया है मेरे हिसाब से यूरोपीय कंपनियों वाला। ये पूरा सिलेबस यूरोपीय कंपनियों की अगर मैं बात करूं बेटा, यूरोपीय कंपनियों की अगर मैं बात करूं, यूरोप के बाद में पुर्तगाल आ गया। यहाँ पर एक एक सेकंड में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। यूरोपीय कंपनियों में जो सबसे जबरदस्त चीजें ये है कि इसको आपको समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वहां पर कट गया है। इसको आप लिख लीजिएगा ऐसे, जैसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको लिख करके समझा रहा हूँ, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। परेशान मत होइए, और दिक्कत की कोई बात नहीं, बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, वैसे तो ये पुर्तगाली लोग आए, मतलब पहले पुर्तगीज है, पुर्तगाली मतलब पुर्तगाली मैंने आपको बता ही दिया, तो इसमें यही चीज है, कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, पुर्तगालियों का आगमन सबसे पहले जो है यहीं पर पहले पुर्तगाली लोग ही आए। यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा देख रहा था कि भाई यहाँ पे महत्व, तो इसका महत्व क्या रहा कि भाई क्यों आए ये, इसका क्या महत्व रहा। जैसे एक एक मैं ऐसे बता दूं, जो यूरोपीय कंपनी आई संपूर्ण रूप से, क्या महत्व रहा इसका। देखिए, भारत के साथ सीधे व्यापार करने के उद्देश्य से आए। साथ ही साथ मसालों और रेशमी वस्त्रों के लिए अरब और तुर्क व्यापारियों की मध्यस्थता खत्म करने के लिए। इसके अलावा चूंकि अरब यात्री जो थे बीच में, तुर्क व्यापारी जो थे और अरब यात्री जो थे, ये बीच में ही एक प्रकार से टैक्स वगैरह, चूंकि वहां से जब आते थे ऊपरी से व्यापार, ऐसे मान लेते हैं ये भारत है अपना, ठीक है, अब ये भारत है, ये जम्मू कश्मीर हो गया अपना। तो यहाँ से जब अरब यात्री यहाँ से कुछ आते थे इस रास्ते से, तो यहाँ पर जो है जब आप देखते हैं ईरान, अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब इलाका पूरा पड़ता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर और तुर्क वगैरह तमाम रहते थे, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और ऊपर इधर ईरान, इराक, ये सब मिस्र वगैरह। यहाँ से जब यूरोप के लोग आते थे, तो ये मध्यस्थता यानी व्यापार, भारत से ये लोग व्यापार करते थे और इन लोगों से जो है, मतलब इन तुर्कियों से, अरब अरब यात्रियों से, अरब यात्री लोग भारत से खरीद लेते थे मसाला वगैरह यहाँ से, ठीक है, और इनसे मसाला वगैरह यूरोप के लोग खरीद लेते थे, जो चीजें होती थी भारत की। इन लोगों को पता चला कि भाई यहाँ से ये लोग खुद नहीं उगाते हैं, ये लोग भारत से लाते हैं। जब इनको पता चला कि भाई भारत से लाते हैं, तो ये लोग कहे कि अब भारत ही डायरेक्ट लेते चले। तब क्या हुआ कि उसमें बीच में फिर क्या हुआ, पुश्तून पर तुर्कों का कब्जा हो गया, इस तरीके से सिस्टम हुआ, पूरा रूट जो है ब्लॉक कर दिया गया। कहा कि भाई अगर व्यापार करना है तो आपको हमारा जो गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी, हमको टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, नहीं तो आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। तब यहाँ से जो है लोग इस तरीके से इस रास्ते नीचे नीचे आने लगे। अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पर पड़ता, तो इसे नीचे नीचे होकर के आने लगे। यहाँ पर पहले पहुंचा जो है कालीकट नाम के स्थान पर, कौन, इसका क्या नाम है, वास्को डिगामा। तो वही चीज है, मसालों और रेशमी वस्त्रों के लिए अरब और तुर्क व्यापारियों की मध्यस्थता को खत्म करने का एक प्रकार से उद्देश्य रखा गया। और भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में अस्थायी व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, ये सब एक प्रकार से इसका महत्व रहा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सबसे पहली जो कंपनी मतलब भारत में आई है, सबसे पहले जो लोग आए भारत में यूरोप के, वो उनमें सबसे पहला नाम आता है पुर्तगालियों का। देखिए, पुर्तगालियों का भारत में आगमन, पुर्तगीज जो आए भारत में, इसकी अगर प्रमुख घटना की बात की जाए बेटा, तो सन 1498 ईस्वी की बात है। वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति है, वो कालीकट नाम के स्थान पर आता है, केरल में पड़ता है कालीकट, ठीक है, यहीं पर आकर के पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है, यहीं पर कालीकट है, कालीकट, यहीं पर एक जमोरिन नाम का शासन कर रहा, जमोरिन नाम का राजा होता है इस एरिया का, वो शासन कर रहा होता है। और वहीं पर आकर के वास्को डिगामा जो है पहला यात्री है, भारत का खोजकर्ता कहा जाता है वास्को डिगामा को। भारत की खोज किसने करी, प्रश्न आता है तो वास्को डिगामा ऑप्शन लगाया जाता है। ये वास्को डिगामा वहीं पर आता है पहली बार, और यहाँ से जमोरिन से ट्रीटी करता है, संधि करता है, और संधि करने के बाद में फिर इनका व्यापारिक संधि हो जाता है, और यहाँ पर ये शासन मतलब कि ये आकर के व्यापार करने लगता है। तो ये व्यापार करता है, फिर यहाँ से ये फिर से इसी रास्ते से जो है, जब समुद्री रास्ते से अफ्रे पुर्तगाल को जाता है। पुर्तगाल यूरोप का एक देश है, तो पुर्तगाल में जाता है, और देशों के लोगों को खबर होती है कि भाई एक जो है वास्को डिगामा गया था, उसने जल मार्ग के द्वारा भारत की खोज कर ली है, ठीक है। अब इसी जल मार्ग से, चूंकि जल मार्ग खोज हो गई, अब इसी जल मार्ग से तमाम प्रकार के और व्यक्ति आने लगे, ठीक है, और तमाम चीजें होने लगी। ऐसे फिर इसके बाद में भी तमाम सारे लोग आने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भी आया, ठीक है, ये फ्रांस मतलब ये पुर्तगाल का ही था। उसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, ऐसे तमाम लोग आए। पुर्तगालियों के बाद में फिर आप देखते हैं तमाम सारे लोग आते गए, और आए डच आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सभी लोग आने लगे, क्योंकि सबको हल्ला हो गया कि भाई यहाँ पे भारत में व्यापार करना बहुत प्रॉफिट है, बहुत लाभ मिलता है, इस वजह से सभी लोग व्यापार करने के लिए आने लगे। तो पहला डेट आप ये याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सबसे पहली बात तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम का एक व्यक्ति, एक नाविक, जहाजी बेड़ा लेकर के अपने कई साथियों के साथ ये एक प्रकार से भारत के केरल नाम के राज्य के स्थान, मतलब केरल का स्थान है, केरल का एक कालीकट, उसी कालीकट नाम के स्थान पर पहुंचता है। वहां पर जमोरिन नाम का राजा शासन कर रहा होता है, उसी से संधि करता है।
उसके बाद में 1503 ईस्वी का डेट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या हुआ था, कोचीन में क्या हुआ, पहला पुर्तगाली किला स्थापित किया गया। कहां पर, कोचीन में, वहां के राजा के परमिशन के को लेकर के, और एक पहला पुर्तगाली किला स्थापित किया गया। फिर उसके बाद में समय आता है 1510 का। 1510 ईस्वी में क्या हुआ, गोवा पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क नाम का एक जो है पुर्तगाली है, ये गवर्नर जनरल बनकर के आता है और इसका कब्जा हो जाता है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भी बीच में आता है। इस तरीके की चीजें होती है, ब्लू वाटर पॉलिसी वगैरह होता है, ये सब चीजें लागू करवाई जाती है। विशेषताएं ये है बेटा, इसकी विशेषताएं क्या है, इस समय की विशेषताएं ये रही इसकी कि पुर्तगाली लोग जो थे, भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। तो ऐसे में पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ये चीजें आपके दिमाग में रुकी रहें और आप समझ जाएं। ऐसे कहानी पढ़ने, मतलब ऐसे लिखा हुआ पढ़ने सीधे सीधे आपको समझ में कम आता है। जब आप ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते हैं तो बहुत बेहतर अंदाज में आपको समझ में आता है। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। तो विशेषताएं क्या थी इसकी पुर्तगालियों की, कि भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय व्यक्ति यही रहे हैं। दूसरी बात, समुद्री मार्ग से व्यापार के नए युग की शुरुआत जो है यहीं से होती है। क्लियर, किससे, समुद्री मार्ग से व्यापार करने की जो पहली शुरुआत होती वास्को डी गामा के द्वारा ही शुरू हुई, और फिर बाद में पुर्तगाली लोग और आते गए यहाँ पर। उसके बाद में गोवा, दमन और दीव, कोची, इन सभी में किले और व्यापारिक केंद्र जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित कर लिए गए। गोवा आप जानते हैं, जो गोवा पुर्तगाली लोग बहुत दिनों तक रहे हैं। पुर्तगाली लोग गोवा में आज भी आप देखेंगे तो लगेगा विदेश आ गए हैं हम। गोवा में पहुंचेंगे तो लगेगा आप इंग्लैंड में बैठे हैं, पुर्तगाल में बैठे हैं। आज भी वहां पे ऐसे लोग, दमन और दीव, ठीक है, कोची, इन सभी में किले स्थापित हो गए, व्यापारिक केंद्र बन गए इन लोगों के, पुर्तगालियों के, और इस तरीके से काम आगे बढ़ने लगा। फिर इसके साथ साथ चौथी विशेषता क्या रही बेटा, चौथी विशेषता रही ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या था, एक व्यक्ति था, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करी, ठीक है, और उसने क्या किया, उसने जो है ब्लू मतलब कि पानी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पुर्तगाल का ही था, पानी पर कब्जा करना शुरू कर दिया उसने। इसके बाद में एक व्यक्ति था, उसने ब्लॉक हाउस पॉलिसी लागू की। अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्बुकर्क, ये दो व्यक्तियों ने इन दोनों पॉलिसी को लागू किया है। इसको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में रखा है, इसीलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूं इन चीजों को, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, पूरा विस्तार से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में, इसमें क्या था कि समुद्री मार्ग पर कब्जा कर लेते थे, हिंद महासागर पर कब्जा कर ले, ताकि भारत पर कोई दूसरे पुर्तगाली अगर आए तो उनसे टैक्स दिया जाए। और चूंकि अगर हम पानी पर कब्जा कर लेंगे, हमारी नौसेना मजबूत होगी, तो यहाँ पर भारत तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। भारत चूंकि एक खजाना है, तो ये खजाना की सुरक्षा के लिए पहली बात हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लागू। चूंकि जल जो होता है नीला होता है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम पड़ा, ठीक है, पूरा। इसके अलावा भारतीय व्यापार और राजनीति में हस्तक्षेप जो है यहाँ पर होने लगा। ये तमाम 5 विशेषताएं आप इसकी नोट डाउन कर लीजिएगा। महत्व ये रहा इसका, इसका महत्व क्या रहा बेटा पुर्तगालियों का। तो मैं सारे पॉइंट्स को आपको समझा रहा हूँ, जो आपके लिए अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ भी आपका बनेगा तो यहीं से बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। तो पुर्तगालियों के बाद में क्या हुआ, भारत में यूरोपीय उपस्थिति की नींव पड़ती है। यानी कि भारत में सबसे पहली बात, यूरोप के लोग जो है यहाँ पर एक उपस्थित हो जाते हैं और अपना व्यापार करने शुरू कर देते हैं। इसमें फिर कोई तीसरे की मध्यस्थता जो है नहीं होती कि भाई अरबियों से या तुर्कों से हम जो है मध्यस्थता करके उनसे बोल करके फिर हम उसको खरीदें। अब डायरेक्ट जो है यूरोप के लोग भारत में व्यापार करने लगे। दूसरी बात, मसालों के व्यापार पर लगभग 1 शताब्दी तक एकाधिकार जो पुर्तगालियों का बना रहे। पुर्तगाली लोग ही केवल मसाला खरीदते थे यूरोप में, और कोई मसाला भारत नहीं बेचता था किसी को, केवल इन लोगों का दबदबा रहा, पुर्तगालियों का। इसके बाद में गोवा को भारत में अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र बनाया गया। क्योंकि गोवा आज भी आप देखते हैं ब्रिटेन जैसा है, पुर्तगालियों जैसा लगता है, डच जैसा लगता है, तो यहाँ पर गोवा पर अपना केंद्र स्थापित कर लिया, व्यापारिक केंद्र, यहीं से सब कुछ होता था। क्योंकि गोवा पे आप देखते हैं मुर्मू गोवा जो है, पत्तन है, पत्तन माने बंदरगाह है, तो मरमा गोवा बंदरगाह है, वहां पर जहाजें आती थी बड़ी बड़ी, फिर जहाजें वहीं से चली जाती थी। तो वहां पर जहां पर भी जहाजें आती हैं बड़ी बड़ी, वो व्यापारिक केंद्र ज्यादा बड़ा होता है। आज मुंबई बड़े शहर हैं, तो क्यों शहर है बड़े शहर, जहां पर चूंकि उनके पास जलीय सीमा है, बंदरगाह है, वहां पर जहाज जाकर के खड़ी होती है। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहां पर जहाज जाकर के खड़ी होती है, उसी को पतन भी कहते हैं। पतन, पत्तन और बंदर, पतन नहीं, ये पतन नहीं, पत्तन, पत्तन कहा जाता है उसको, पत्तन, ठीक है, बंदरगाह। यहाँ पर बड़ी बड़ी जहाज जाकर के रुकती हैं, स्टेशन मान लीजिए पानी के जहाज का। कैथोलिक चर्च और धर्म के प्रचार का प्रयास भी यहाँ पर तेज हो गया। क्योंकि कैथोलिक धर्म का प्रचार वगैरह, चर्च वगैरह का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ये भी ईसाइयों का मुख्य उद्देश्य रहा जो वहां के थे। तो इस सभी तमाम उद्देश्य से लोग आए थे और ये सब महत्व रहा इसका। अच्छा, इसका पतन क्यों हुआ, क्यों यहाँ से पुर्तगाली लोग भागे,
क्या वजह रही भागने की, इसके पीछे भी कई कारण रहे। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। पतन के कई कारण रहे। पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पतन इसलिए हुआ बेटा क्योंकि डचों और अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए ये। क्योंकि जब अंग्रेज आए और डच आए तो डचों ने एक अलग टेक्निक से एक प्रकार से व्यापार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने और बेहतर अंदाज में व्यापार करना शुरू किया और लाभ भारतीयों से और अधिक दाम पर खरीदने लगे, क्योंकि उतना पावरफुल नहीं था पुर्तगाली के लोग। तो जब ये लोग आए, डच आए और अंग्रेज आए, तो उनके प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में जो पुर्तगाली लोग थे वो नहीं टिक सके। ठीक है। दूसरी बात ये हुआ कि नौसैनिक तकनीकी पुरानी हो गई थी, क्योंकि ये लोग ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि सेना को इतना मजबूत, मतलब पानी में सेना को मजबूत किए, स्थल वाला नहीं देख पाए, तो स्थलीय सीमा कोई जब नहीं देख पाए तो स्थल से इनका काम समाप्त कर दिया गया। तो पानी में आप बैठे रहो जा करके। तो कहने का मतलब यह है कि इनका नौसेना जो थी वो तो ठीक थी, कुछ समय तक चलता रहा, 1 दशक तक, तब 100 वर्षों तक आप मान लीजिए चलता रहा इनका दबदबा, पूरा दबदबा चलता रहा। 500 1500 से लेकर के मान लीजिए 1600 ईस्वी तक इनका दबदबा बढ़िया चलता रहा। पुर्तगाली लोग खूब व्यापार किए। लेकिन उसके बाद में आप देखिए जब डच आए और ये लोग आए फ्रांस, मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आती है, उसके बाद में 1613 में कोठी बनाती है। फिर उन लोगों का व्यापारिक जो दृष्टिकोण था वो कुछ अलग था, कुछ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तब तक आप देखते हैं और तमाम प्रकार की मशीनों का विकास हो चुका था, नए नए किस्म की चीजें बनानी शुरू कर दिया इंग्लैंड वालों ने, डचों ने। ऐसे में पुर्तगालियों का जो सामान था फीका पड़ गया। पुर्तगालियों से लोग व्यापार ना करके इंग्लैंड से, डच वगैरह से करने लगते हैं, फ्रांसीसियों से करने लगते हैं, इस वजह से ये लोग पिछड़ गए। नौसैनिक तकनीकी इनकी पुरानी हो गई, जिससे यहाँ से इनको हारना पड़ा, भाग गए। तीसरी बात प्रशासन में भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था भी फैल गई। ठीक है। प्रशासन में क्या हुआ बेटा, दुर्व्यवस्था और भ्रष्टाचार जो था वो भी फैल गया। ऐसे में जब प्रशासन ही नहीं सही है तो वहां का नियंत्रण कैसे सही होगा। तो ये सब चीजें हो गई। भारतीय शासकों और व्यापारियों का विरोध भी इनको झेलना पड़ा, क्योंकि पुर्तगालियों का विरोध धीरे धीरे करके, क्योंकि जब आप लंबे समय से पहले से रह रहे हैं, कोई नया आता तो उसके लिए लोग जी जान लगा देते हैं। जब नई बहू घर में आती तो उसका एक अलग रुतबा होता है, उसका रिस्पेक्ट और होता है। ठीक है। तो धीरे धीरे करके, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है, वो रिस्पेक्ट वगैरह धीरे धीरे कम होने लगती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं ऐसे पहले व्यापार हुआ, फिर नई आ जाती है, फिर नई के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तब तक वो बच्चा प्यार कर कब तक किया जाता है, जब तक कोई दूसरा बच्चा नहीं हो जाता। जब दूसरा बच्चा हो जाता तो उसका प्यार लोग करने लगते हैं, उसको प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही सिचुएशन क्या था इन लोगों के साथ, पुर्तगालियों के साथ। पुर्तगाली लोग अभी तक जो कर रहे थे तो वही सबसे बेटर था, क्योंकि इससे पहले कोई और ऐसा आया नहीं था। और जब क्या हुआ, जब हुआ क्या बेटा कि उनसे अच्छा आने लगा, प्रॉफिट अच्छी मिलने लगी भारतीय राजाओं महाराजाओं को, तो वो लोग इंग्लैंड वालों से व्यापार करना शुरू कर दिए, डचों से व्यापार करना शुरू कर दिए। ऐसे में लोग पीछे हो गए, इसलिए भारतीय शासक वगैरह विरोध करने लगे। ठीक है। ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से चीजें हुई। और भी चीजें आपको समझाने का प्रयास, तो भारतीय शासकों और व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ा पुर्तगालियों को। इस तरीके से पुर्तगाली सत्ता जो है ये एक प्रकार से अपने पतन की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद में डच जो है वो आते हैं। डच जो आए, इसको लेकर के, डच कौन है भाई, डच लोग आए, भारत में आगमन। देखिए प्रमुख घटनाएं जो डचों की रही हैं, सबसे पहली बात है 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, जिसको आप बोलते हैं बीओसी। बीओसी का गठन जो है किसने किया था, डचों ने किया था। इसके बाद में अगली घटना डचों की जो रही वो कौन सी रही है, डचों की अगली घटना रही बेटा 1605 ईस्वी में पुलिकट में पहला डच कारखाना कहां पर खोला गया, पुलिकट में खोला गया। ये बात भी ध्यान रखेंगे। बस ज्यादा बेटर इसमें उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि खूब डिटेल से पूछेगा, बस ये पॉइंट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो पुलिकट में पहला कारखाना, डच कारखाना खोला गया कब, 1605 में। आई कंपनी कब आई ये, ठीक है, 1602 में गठन हुआ कंपनी का, ईस्ट इंडिया, मतलब की डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी जिसको बीओसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका गठन कब हुआ, 1602 में हुआ। 3 सालों के बाद में 1605 में पहला कारखाना डचों का खोला गया, कहां पर, पुलिकट नाम के स्थान पर। फिर 1741 में क्या हुआ, कोला चेल की लड़ाई होती है, और उस लड़ाई में त्रावणकोर के राजा से हार जाते हैं डच के लोग, और यहां से फिर इनका धीरे धीरे करके पतन शुरू हो जाता है। ठीक है। विशेषताएं या रही डचों की बेटा, पहली विशेषता लिखिएगा, मुख्य ध्यान मसालों के व्यापार पर इनका रहा। दूसरी बात, पुलिकट, नागपट्टनम और हुगली में व्यापारिक केंद्र इनके स्थापित हुए, तीनों जगह पर। और व्यापार ये लोग करने लगे बड़े अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में करते थे। और इनके व्यापार करने के जो एक प्रकार तरीके थे वो पुर्तगालियों से काफी अच्छे थे।
पुर्तगाली लोग जो है, पुर्तगालियों का स्थानांतरण किया, पुर्तगाली लोग इनके सामने नहीं टिक पाए। बीओसी जो थी बेटा, ये दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी मानी जा सकती है, इस वजह से इसका दबदबा बढ़िया रहा। फिर इसके बाद इंडोनेशिया में मतलब की मजबूत उपस्थिति इसकी, चूंकि इंडोनेशिया, देखिए भारत की मैं अगर आपको स्थिति बता दूं बेटा, तो भारत अपना जो है उसके बारे में इंडोनेशिया भी मैं समझा रहा हूँ क्या व्यवस्था। देखिए क्यों ये अपना भारत है, ये अपना भारत है, और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर बर्मा वर्मा पड़ता है। इससे नीचे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडोनेशिया के दो द्वीप पड़ते हैं, एक जावा एक सुमात्रा। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया देश है। तो जब यहाँ पर लोग आते थे भारत में, यहाँ से भाई यहाँ पर आए, यहीं से फिर नीचे से इसी रास्ते से इधर से भी निकल जाते थे। तो यानी कि केवल भारत में ही ना आकर के भारत के आसपास में चाहे श्रीलंका हो, चाहे ये इंडोनेशिया हो, जावा सुमात्रा द्वीप हो इसके, या फिर तमाम बैंकॉक, थाईलैंड, तमाम देश जो हैं यहीं पर सब जगह व्यापार, म्यांमार से इधर होकर के चले गए। पश्चिम बंगाल में कुछ लोग रहते तो पश्चिम बंगाल से बर्मा में कब्जा कर लिया, इधर कब्जा कर लिया, यानी कहीं ना कहीं पे इंडोनेशिया में भी इनका दबदबा था। तो डचों का दबदबा, डच लोग ज्यादा भारत पर ध्यान न दे करके ये लोग ज्यादा कहां पर, इंडोनेशिया पर ध्यान देते थे। इंडोनेशिया मतलब की जावा और सुमात्रा द्वीप पर ध्यान देते थे। और इस तरीके से इनका दबदबा कहां पर था, इनका दबदबा बहुत ज्यादा यहाँ पर था, इसलिए ध्यान यहाँ पर केंद्रित कर रहे थे। तो भारत वाला जो ध्यान था वो इनके कब्जे से कहीं ना कहीं उतना अच्छे तरीके से इनका व्यवहार देने, क्योंकि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ चुकी थी उस समय तक 1600 में, और उसके बाद में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आ जाने से सभी का वर्चस्व कम होगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेट कंपनी थी, अधिकतर कंपनियां सरकारी थी, सरकार के इशारों पर काम कर रही थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी थी, वो सरकार के इशारों पर काम ना करके वो काम किस पर कर रही थी, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रही थी। प्राइवेट चीजें ज्यादा अच्छी, बेटर मतलब की अच्छी होती है सरकारी की अपेक्षा। तो इस तरीके चीजें होती रही, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी चीज आपको समझाने का प्रयास, ये चीज आपने समझा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी सभी सब्जेक्ट की 91 61 93 60 62 चैप्टर वाइज सभी का पीडीएफ ऐसे मिलेगा जैसे पीडीएफ नोट्स में तैयार कर रहा हूं। सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। आप परेशान मत होइए, पीडीएफ नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, बहुत ही धाकड़ अंदाज में आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर के साथ सब कुछ आपको मिलेगा। कहीं पर आपको कुछ किताब सीरीज कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलेगा। आपको करना क्या है बेटा, आपको इस नंबर पर अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिए। जैसे आप 3rd सेमेस्टर में हो, अपना सेमेस्टर नाम लिख करके भी भेज दीजिएगा, गुरुजी हमारा नाम ये है, हम इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज में पढ़ते हैं। कॉलेज का नाम बताओ ना बताओ, यूनिवर्सिटी जरूर बता दीजिएगा। सब्जेक्ट हमारे ये है कि हमारा 3 मेजर माइनर को करिकुलर ये है। को करिकुलर बताएंगे नहीं तो को करिकुलर सेम ही होता, मैं उसको भेज दूंगा। और सेमेस्टर नंबर 3 में है, ठीक है। हमको कोर्स में ज्वाइन होना गुरुजी, हम 100 रुपए देने के लिए तैयार हैं। 100 रुपए फीस केवल रखी गई है, केवल 100 रुपए फीस, केवल 100 रुपए फीस में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 मेजर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। एक माइनर पेपर की तैयारी पूरी की पूरी, ठीक है, और एक को करिकुलर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी, ठीक है। को करिकुलर माने अनिवार्य पेपर जो होता है, अनिवार्य पेपर सभी सब्जेक्ट का मतलब कि सभी यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके लिए पूरी तैयारी बहुत ही बेटर अंदाज में, बहुत ही धाकड़ अंदाज में आपको मिलेगी। एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखें। सब कुछ आपको मैं पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, अर्थशास्त्र, सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होगी मात्र 100 रुपए फीस में। तुरंत एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62 पर व्हाट्सएप पर, और जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ही पेमेंट करें, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा, और जब आप जुड़ जाएंगे तो आप बेहतर अंदाज में चीजें समझ पाएंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जो क्लास आप नहीं ले पाएंगे मान लेते हैं, उसकी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर मिलेंगे। परीक्षा के अंतिम समय में, परीक्षा के दौरान मॉडल पेपर, परीक्षा के एक दिन पहले रिवीजन क्लास मिलेगी आपको सभी सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट पेपर होगा एक दिन पहले। उसके बाद में मैराथन क्लास मिलेगी, एक ही वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास, सिलेबस डिस्कशन से लेकर के डाउट सेशन सब कुछ आपको मिलता है मात्र 100 रुपए फीस में। तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है, फटाफट से एसएमएस कीजिए, देर ना कीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा। तो पुलिकट में कहां कहां क्या हुआ, विशेषता ये रही कि भाई किसका, मैं बता रहा था आपको, डचों का। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये एक प्रकार से बीओसी जो थी बेटा, ये दुनिया की
पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी जो अलग अलग देशों में काम कर रही थी। ना केवल भारत बल्कि इंडोनेशिया में भी इसका दबदबा पर्याप्त रूप से था। इसी वजह से आप देखते हैं कि इंडिया में उतना ये कायम नहीं हो पाई, इतना में इंडिया में उतना सफल नहीं हो पाई जितना ये जो है मतलब कि इंडोनेशिया में हुई। भारत में उतने सफल नहीं है। ठीक है, इंडोनेशिया में मजबूत उपस्थिति इसकी थी। इसके अलावा भारतीय राजनीति में सीमित हस्तक्षेप इसका था, यानी भारतीय राजनीति में इसने हस्तक्षेप नहीं किया, बस केवल ये आर्थिक दृष्टिकोण से भारत में आई थी, ना केवल राजनीति करने के लिए आई थी। यानी राजनीतिक दृष्टिकोण इसका जो रहा, यह हस्तक्षेप रहा, बहुत कम रहा। ये केवल आर्थिक मामलों में आई और उसके बाद फिर इसने इंडोनेशिया पर ज्यादा जो है ध्यान दिया। इसका महत्व ये रहा बेटा, इसका महत्व ये रहा, नोट डाउन करेंगे। भारतीय व्यापार में पुर्तगालियों को चुनौती दी सबसे पहली बार। पुर्तगालियों का जो एक एकाधिकार था अर्थतंत्र पर, व्यापार पर, उस एकाधिकार को समाप्त किया। अब यहाँ पर कंपटीशन हुआ पुर्तगालियों के बीच में और डचों के बीच में। होड़ लग गई, जैसे कि एक दुकान मार्केट में है और फिर दूसरी दुकान बगल में खुल जाए, उसके बाद में फिर देखिए आप किस तरीके से कंपटीशन होता है। वो 2 रुपए किलो चीनी में कम करेगा तो वो 2.5 रुपया कम कर देगा। इस तरीके से बड़ा सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा काम। ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ चीजें आपको मिलती रहेंगी, बहुत ही बेटर अंदाज में आप चीजें समझते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही चीजें आपको मिलती रहेंगी बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत में डच फैक्ट्रियों और गोदामों की स्थापना होना शुरू हो गई। ऐसे में पुर्तगालियों को बड़ा झटका इनसे लगा। पुर्तगालियों की सत्ता उखाड़ने में इनकी बड़ी योगदान रहा। पुर्तगालियों को यहाँ से भगाया, पुर्तगालियों की जो है जो व्यापार में एकाधिकार था उसको समाप्त किया। इसके अलावा वैश्विक व्यापार नेटवर्क का हिस्सा बने ये। ठीक है, यानी केवल एक ही देश में नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई डचों की। ठीक है, ये बात आप तो दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी डचों की थी जिसका नाम था बीओसी। ठीक है, पतन क्यों हुआ इस कंपनी का, डचों का पतन क्यों हुआ भैया? डचों का पतन इसीलिए हुआ क्योंकि आप देखते हैं फिर अंग्रेज लोग और फ्रांसीसी लोग भी भारत में आ जाते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दोनों कंपनियां भी भारत में आ गई। अब जब ये दोनों कंपनियां भारत में आ गई तब हुआ भैया कुछ और ज्यादा सिस्टम बढ़ा। और जब कुछ और ज्यादा सिस्टम बढ़ा तो ऐसे में हुआ क्या? ऐसे में हुआ यह कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में दबदबा की होड़ लग गई। फ्रांस और अंग्रेज के लोग कंपटीशन करने लगे। ऐसे में जब दो बड़े पावरफुल देश जो कि इंग्लैंड मतलब की जो क्या नाम है यूरोप के दो बड़े देश हैं फ्रांस और ब्रिटेन। अब जैसे फ्रांस और अंग्रेज मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेजी कंपनियां जो थी आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगी। ऐसे में डच जो था उसमें एकदम से पता नहीं कहाँ गुम हो गया, पता ही नहीं चला। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, इंडोनेशिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करना इसका। भारत पर उतना ध्यान नहीं गया क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा थे, भारत में बहुत ज्यादा कंपटीशन था। भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां भी आ चुकी थी। उनका एक प्रकार से व्यापार में ज्यादा रुचि थी और उनका व्यापार में अधिक मात्रा में उनसे लाभ मिल रहा था लोगों को, यहाँ के भारतीय लोगों को। ऐसे में भारत के लोग जो है वो ज्यादातर फ्रांसीसी और मतलब बताया ना कि भाई जब आप कोई नया नया चीज आती है तो उस पर लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नई नई आई थी। ऐसे में इनके तरफ ज्यादा रुझान रहा भारतीय राजाओं का। और चूंकि डच भी लोग पुराने हो चुके थे और डचों ने उतना फैसिलिटी भी नहीं दे पाए, यानी डचों ने पुर्तगालियों से ज्यादा फैसिलिटी दी। अब पुर्तगाली लोग खत्म हो गए डचों के आने से, लेकिन डच लोग उतना पावरफुल नहीं हो पाए क्योंकि डचों का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था, वो भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में अपना दबदबा कायम कर रहे थे। और इंडोनेशिया में जब दबदबा वो कायम कर रहे थे, ऐसे में भारत पर उनका ध्यान उतना ज्यादा नहीं गया। तो इंडोनेशिया में चूंकि उनका एकाधिकार था और भारत में ही ये लोग लड़ भिड़ रहे थे अपना, तो इसने कहा कि चलो भाई भारत से भागो और कहां पर चलो, इंडोनेशिया में ही अपनी पकड़ बना लो। ऐसे में इनका पतन हुआ भारत से। इसके अलावा 1799 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हो जाता है। इस तरीके से यानी 1800 तक आते आते डच ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है और डचों का यहाँ से पूरा भारत से पूरा खेल खत्म हो जाता है। फिर एक अगली कंपनी आप देखते हैं जो आती है, उसका नाम है डेनिस। डेनिस का भारत में आगमन। डेनिस के बारे में अगर बात की तो भारत में जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 1620 ईस्वी में क्या होता है बेटा, 1620 में ट्रंकेबार तमिलनाडु में है, उसमें पहला कारखाना जो है वो खोला जाता है ट्रंकेबार में इसका, डेनिसों का। और 1845 ईस्वी में भारत में शेष क्षेत्रों को अंग्रेजों को बेच करके भाग जाते हैं यहाँ से। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि 1845 तक ये कंपनी रही, लेकिन इस कंपनी ने भी उतना ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं किया भारत में रह करके। और इनको लगा कि भाई हम अंग्रेज से, चूंकि इनका डेनिसों का थोड़ा सा अंग्रेज से लगाव भी था,
ये लोग अंग्रेजों को अपनी कोठी, अपने जितने भी सर सामान था उसको बेच करके यहाँ से भाग गए, क्योंकि उनको पता चल गया कि चूंकि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हम नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एकदम से, वो सरकार फ्रांस की एकदम से पावरफुल, और उधर आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड की सरकार एकदम से पावरफुल। तो इंग्लैंड और फ्रांस जहां पर है वहां पर ऐसे छोटे छोटे देश क्या कर सकते थे। ऐसे में लोगों को लगा कि भाई यहाँ से तो मेरा काम होने वाला नहीं, दूसरा देश कोई छोटा मोटा पकड़ो, वहीं से अपना धंधा चलाते हैं। तो फिर छोड़ दिया गया, और जब ऐसे में छोड़ दिया गया, यहाँ से भाग गए, तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई अपने यहाँ पर भागने से अच्छा है, हारने से अच्छा है कि हम इनको बेच करके भागे। तो डचों ने, डेनिसों ने क्या किया, डेनिसों ने क्या किया, अंग्रेजों को अपना जितना भी सर सामान था, कंपनी वंपनी कोठी वोठी सब नाम लिख करके जो है यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो डेनिसों का ये हाल रहा। विशेषताएं ये रही डेनिसों की, डेनिसों के समय काल में हुआ क्या बेटा। देखिए पहली बात तो ट्रंकेबार में और रंगपुर में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए गए इनके द्वारा, डेनिसों के द्वारा। दूसरी बात, धर्म प्रचार और शिक्षा पर जोर दिया डेनिसों ने। ठीक है, किसके बेटा, धर्म के प्रचार प्रसार पर और शिक्षा पर जोर दिया है किसने, धर्म के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। ठीक है, और शिक्षा पर जोर दिया डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके बाद में तमिल भाषा में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो था, तमिल भाषा में पहला प्रिंटिंग प्रेस इसी के समय काल में जो है लगा, किसके समय काल में, डेनिसों के समय काल में। इसके बाद में भारतीय व्यापार में सीमित भागीदारी इनकी रही, और बाद में ये लोग बेच करके अंग्रेजों को अपना कंपनी वंपनी सब नाम लिख करके भाग जाते हैं यहाँ से। महत्व इसका ये रहा कि भारत में धार्मिक और शैक्षिक योगदान इसका बड़ा जबरदस्त रहा। इसके अलावा व्यापार के नए साझेदार के रूप में प्रवेश जो है इनका रहा। ठीक है, व्यापार में एक नए साझेदार, क्योंकि ब्रिटेन को बेच दिया, तो ब्रिटेन से जिस तरीके से अपना जो भी इनका था लगाव, या फिर जिस तरीके से रहा होगा पूरा सिस्टम, उस तरीके से इन्होंने किया। मेरे यहाँ की थोड़ी सी लाइट गड़बड़ है, इस वजह से ऐसे आपको चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, कभी लाइट जाती कभी आती है, जब तक इन्वर्टर चलता है सही तरीके से तब तक पढ़ाया जाता है, और तब नहीं जैसे इसको कट जाता लाइट, देखिए कितना डिम लाइट होती है। पूरा व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से व्यवस्था किया, लेकिन लाइट जो है बहुत बेकार सी है, इस वजह से थोड़ा चेहरा काला आ रहा होगा, लेकिन बोर्ड पर आपको सही दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, बोर्ड पर आपको सही दिख रहा होगा, चेहरा थोड़ा सा काला आ रहा है, उसको लेकर के माफी चाहेंगे। बहरहाल चलिए, तो महत्व ये रहा कि व्यापार के नए साझेदार के रूप में इनका प्रवेश हुआ, और भारत में धार्मिक और शैक्षिक योगदान भी इसने दिया। इसका पतन इसलिए हो बेटा चूंकि सीमित संसाधन और शक्ति जो रही इसकी, इसके पास ना तो ज्यादा पावर थी, ना ही इसके पास उतने संसाधन थे कि ये भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है टक्कर में खड़े हो पाए। तो ऐसे में इसका उतना ज्यादा दबदबा नहीं रह पाया। इसके साथ ही साथ अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना, अंग्रेजों से इसकी प्रतिस्पर्धा जो रही है वो चूंकि नहीं कर पाए, अंग्रेजों के साथ या फ्रांसीसियों के साथ कंपटीशन नहीं हो पाया। अंततः अंग्रेजों को अपनी कंपनी अपनी बेच वोच करके भाग जाते हैं यहाँ से, कहते हैं भाई ये लफड़ा मुझसे नहीं देखा जाएगा। अब आते हैं भैया फ्रांसीसी लोग। फ्रांसीसियों का दबदबा क्या रहा, फ्रांसीसी लोगों के बारे में जानिए। फ्रांस का देश, फ्रांस जो है एक सरकारी कंपनी यहाँ पर आई। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रांसीसी का भारत में आगमन, फ्रांसीसियों का प्रमुख घटनाएं क्या कर रही फ्रांसीसियों की। सबसे पहली बात है 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो स्थापना की डेट याद रखिए क्या, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है बेटा, स्थापना होती है। उसके बाद में फिर क्या होता है, दूसरी घटना इसकी इंपॉर्टेंट जो फ्रांसीसियों की, 1674 में पांडिचेरी में इसका मुख्यालय स्थापित होता है, और 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में हार जाते हैं। और जब वांडीवास की लड़ाई में हार जाते हैं उसके बाद में फिर यहाँ से इनकी जो दबदबा कम होने लगता है, और अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाता है। भारत में केवल अंग्रेजी सत्ता जो है हावी हो जाती है, और अंग्रेजों ने यहाँ से पहले तो अपने कंपटीटर को भगाया। अंग्रेजों की रणनीति क्या रही, अंग्रेजों ने पहले यहाँ से फ्रांसिस मतलब डचों को अपने भी मिला लिया, डेनिसों को अपने मिला लिया, डचों को भगाया, या फिर आप देखते सभी लोगों को पहले यहाँ से भगाया, फिर फ्रांसीसियों को भी यहाँ से इनको निस्तो नाबूद कर दिया। फ्रांसीसी लोग यहाँ से हार जाते थे इनसे। और ऐसे में क्या हुआ, फ्रांसीसी लोग भी चूंकि आप देखते हैं अलग अलग देशों में फ्रांस का कब्जा भी अलग अलग देशों में था, केवल इंग्लैंड ने कब्जा नहीं किया था, फ्रांसीसी भी अलग अलग देशों में कब्जा कर रहे थे। तो ऐसे फ्रांसीसियों का जो है कब्जा अलग अलग देशों में होता रहा। और जब फ्रांसीसियों का कब्जा भी अलग अलग देशों में होता रहा तो फिर क्या हुआ बेटा, ऐसे में भारत पर भी वो उतना सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाया, और इंग्लैंड में भी युद्ध चल रहा था इन चीजों को लेकर के। इसकी विशेषताएं ये हुई, विशेषताएं क्या रही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखिए पहली बात तो पांडिचेरी, चंद्रनगर और कराईकल और यानम में उपस्थिति इनकी रही।
दूसरी बात, कर्नाटक युद्धों के दौरान अंग्रेजों से टक्कर इनकी होती रही। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, सब युद्ध लड़े गए, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे अगर आप कहेंगे तो। मतलब वैसे आप कहेंगे नहीं, मैं चर्चा कर लूंगा, जो है सेकंड चैप्टर के माध्यम से सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। अंग्रेजों का प्रभुत्व कैसे हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वही शासन करेगी और ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। तीसरी बात, स्थानीय शासकों से गठजोड़ करना जो है इसका कहीं ना कहीं पे रहा, स्थानीय शासकों से भी गठजोड़ किया इसने। इसके अलावा कला और वास्तुकला में फ्रांसीसी प्रभाव ज्यादा रहा, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ज्यादा योगदान दिए हैं फ्रांसीसी लोग। फ्रांसीसी लोग बड़े विद्वान भी होते थे और इन्होंने बड़ा काम भी किया भारतीयों के लिए, जो भी जब तक रहे तब तक इन्होंने अच्छा ही किया। और आप देखते हैं फ्रांसीसियों के द्वारा तमाम प्रकार की चीजों की स्थापना भी आप देखते हैं होती रही। ठीक है, आगे देखते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करिए। महत्व क्या रहा बेटा इसका? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश के साथ राजनीतिक और सैन्य टकराव इसका लगातार चलता रहा। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें आप देखते हैं। यहां ही नहीं बल्कि भारत में ही कंपनियां तो लड़ ही रही थी। ये ब्रिटेन में फ्रांस और इंग्लैंड भी एक दूसरे के दुश्मन थे, प्रतिस्पर्धी थे, वहां पर भी झगड़ा होती थी दोनों। विश्व युद्ध भी बाद में आकर के शुरू होता है, लेकिन उस समय आप देखते हैं, उस समय तक आप देखते हैं कि ये झगड़ा लड़ाई होती रहती थी लोगों में। फ्रांस और इंग्लैंड ये दोनों जो कि बड़ी शक्तियां थी, और दोनों जब बड़ी शक्तियां थी तो दोनों एक दूसरे को दबाने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर भी लड़ाई करती थी। और वही चीजें कंपनियों के साथ भी, चूंकि ब्रिटेन की कंपनी है, चाहे प्राइवेट हो चाहे, तो उनका कहीं ना कहीं पे झगड़ा तो होता रहेगा। वैसे भी यहाँ पर भी वही चीजें रही, खूब लड़ाई हुई इन दोनों में। यहाँ पर ब्रिटेन का लोग एक दूसरे, मतलब मान लेते ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश का कंपनी का एक कोई ए नाम का राजा है, तो ब्रिटिश पार्टी के लोग अगर ए वाले राजा से के साथ है, कोई बी वाले राजा से ए की दुश्मनी है। ठीक है, दुश्मनी है किससे? बी से। ए राजा की दुश्मनी किससे है? बी राजा से है। अब क्या करते थे? अब बी राजा से मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे? ए से हमारा इनका संबंध बना हुआ बढ़िया से, तो फ्रांसीसी वाले क्या करते थे? फ्रांसीसी वाले बिना किसी सोच समझ के बी वाले से दोस्ती कर लेते थे। यानी भारतीय राजा भी एकदम से वैसे थे, बस अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। फ्रांस का कोई व्यक्ति आता था, इन बी वाले राजा को कहता था, भैया आप हमारे साथ हो जाए। वहां पर ए राजा देखिए कितना महत्वपूर्ण आगे बढ़ गया। अब बी वाला राजा इससे मिल गया, फ्रांस से मिल गया। ये वाला राजा किससे मिल गया? ब्रिटिश से मिल गया। दोनों भारतीय राजा हैं। अब दोनों की सेनाएं आपस में क्या करेंगी? लड़ेंगी। अब दोनों की सेनाएं लड़ के जाएंगी आपस में, जो जीतेगा वही सिकंदर। यही काम इन लोगों ने किया। अब यहाँ पर ये ब्रिटेन के लोग जो थे, वो राजाओं की सैन्य शक्ति का उपयोग करके फ्रांसीसियों को यहाँ से निस्तानाबूद कर रहे थे, फ्रांसीसियों को भगा रहे थे, और साथ में ए वाले राजा बी राजा से दुश्मनी भी निकल जा रही थी। ब्रिटेन के लोग थोड़ा ज्यादा पावरफुल थे। ऐसे में क्या हुआ कि ये यहाँ पर हावी हो गए, और पहले इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, कहा कि पहले इन सभी को भगाओ बाहर, उसके बाद में फिर भारतीयों से तो हम निपट ही लेंगे, क्योंकि इन लोगों को बस क्या करो, थोड़ा सा समझा दो, थोड़ा सा लालच दे, तो बस ये उसमें आ जाते हैं। ये चीजें हुई। पांडिचेरी में सांस्कृतिक विरासत, ये भी कहीं ना कहीं पे, क्योंकि पांडिचेरी में सांस्कृतिक विरासत भी रही है। सांस्कृतिक विरासत है, चूंकि इनको लोगों को कुछ ही किसी चीज को तमाम चीजें मिली थी संस्कृत। ठीक है, वो भी चर्चा करते रहेंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को देखा, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये सब चीजें जाने, थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, इसको बना करके आप अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ज्यादा आपको डिटेल में, खूब ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि आप फिर आपको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा सिलेबस हो गया है। लेकिन जब आप ऐसे पढ़ेंगे और जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, वो चीज आपके लिए मैं समझा रहा हूँ। इतनी मेहनत से मैंने नोट्स बनाया आपके लिए। देखिए, पतन के कारण, क्यों पतन हुआ? पहली बात तो ये कर्नाटक युद्धों में हार हो गई। कर्नाटक के युद्ध में किसकी हार हुई बेटा? कर्नाटक के युद्ध में किसकी हार हुई? कर्नाटक के युद्ध में हार होती किसकी? फ्रांसीसियों की। 1763 ईस्वी की पेरिस की संधि होती है, और उसने भारत में तक उनकी शक्ति को सीमित कर दिया। यानी भारत में अब फ्रांसीसियों का दबदबा कायम जो था, वो दबदबा खत्म हो गया, और अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम से अपने पावर में आ जाती है। और वह 1764 के बाद में आप देखते हैं और ज्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाती है। अंग्रेजों का भारत में आगमन, आप देखिए, ये मतलब आगमन बहुत पहले हो गया था, लेकिन अब मैं एक एक करके समझाऊंगा ना पहले सभी को। अंग्रेजों का जो है आगमन कब भारत में हुआ? अंग्रेजों की अगर बात की तो अंग्रेजों का आगमन जो हुआ, वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट घटना है। प्रमुख घटनाएं क्या क्या रही? सबसे पहली बात तो ये कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है इंग्लैंड की सरकार के द्वारा कि हाँ भाई जाओ आप, और 15 साल के लिए, 15 साल के लिए महाराज जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने कहा कि जाओ आप व्यापार करो। ठीक है, परमिशन उनको मिल जाती है, पूर्व के देशों में जाकर के आप व्यापार करो। 1613 ईस्वी में आते हैं यहाँ पर, सूरत में पहला कारखाना स्थापित होता है इनका।
फिर उसके बाद में 1661 में क्या होता है, 1661 ईस्वी में बंबई पर अधिकार कर लेते हैं। बंबई में भी आप देखते हैं इनका दबदबा हो जाता है। 1687 ईस्वी में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है आप देखते हैं स्थापना होती है। तो कहीं ना कहीं मद्रास, बंबई और सूरत यानी कि और कलकत्ता, इन सभी में इनका स्थापना, मतलब कि इनकी कंपनियां, कोठियां स्थापित होती है अलग अलग जगहों पर। और इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, बहुत काम करना शुरू कर दिया। व्यापारिक कंपनी ये थी, और चूंकि व्यापारिक कंपनी होने के नाते इसने क्या किया, पहले तो व्यापार किया। व्यापार के साथ साथ पहले इसने क्या किया, जितने भी इनके संघर्ष वाले थे, संघर्षी व्यक्ति थे, उन सभी को भगाया। संघर्षी कंपनियां थी उनको भगाया, ताकि ये एकाधिकार कर सके यहाँ पर, और जो है बंधन मुक्त होकर के यहाँ पर व्यापार कर सके और खूब ज्यादा लाभ कमा सके। ऐसे में इंग्लैंड के लोगों ने पहले यहाँ से जितने भी यूरोपीय कंपनियां थी उनको भगाया, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके। फिर भारत के राजाओं महाराजाओं से संधि करके किसी को किस तरीके से, मतलब अलग अलग नीतियों बना करके अलग अलग राजाओं के लिए सबको अपने अंडर में किया। धीरे धीरे जीतते गए, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके बाद में फिर कब्जा कर लिए सभी चीजों पर। ठीक है, विशेषताएं ये रही इसकी कि पहली तो व्यापारिक कंपनी पहले आई 15 साल के लिए, फिर वह कंपनी व्यापार पर एकाधिकार करती है। जब व्यापारिक अधिकार हो जाता है, व्यापार पर केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है। यहाँ से कच्चा माल उठाती है, उस कच्चे माल को बढ़िया मशीनों का प्रयोग करके, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ये उसको बढ़िया से माल बनाती है, और माल बनाने के बाद में फिर वही माल भारतीयों को जो है अच्छे दामों पर बेचती है, इससे लाभ होता है इनका। ठीक है, और जब ये चीजें, यानी ये आर्थिक तंत्र पूरा इनका मजबूत हो जाता है, आर्थिक तंत्र मजबूत हो गया, तब उसके बाद में क्या किया इन लोगों ने, धीरे धीरे करके राजनीतिक शक्ति बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर कोठी बनाई, फैक्ट्री बनाई, फिर कोठी बनाई, फिर किलाबंदी शुरू कर दी। किलाबंदी के बाद में आप देखते हैं सैनिक रखना शुरू कर दिए। सैनिक रखने के बाद में फिर जो है लोगों ने अपना एक राज साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे करके इन्होंने बंबई पर, मद्रास पर, और आप देखते हैं कि जो है कलकत्ता, जो मुख्य मुख्य शहरों थे उन पर अपना दबदबा कायम कर दिया, वायसराय रखना शुरू कर दिया। वो सभी राजाओं महाराजाओं के बीच में हस्तक्षेप करने लगे, एक राजा का मदद करके दूसरे राजा को हरा देते थे, फिर वो एक राजा से शक्ति लेकर के दूसरी सैनिक, क्योंकि यहाँ पर उनकी सेना ज्यादा थोड़ी थी, ये हमारी सेना का प्रयोग करके ही ऐसा कर रहे थे लोग। ठीक है, दूसरी बात, बंगाल, मद्रास और बंबई में व्यापारिक विस्तार किया। तीसरी बात, भारतीय राजाओं के साथ गठजोड़ और संघर्ष करके किसी से, मतलब किसी से के साथ मिल जाते थे, किसी के साथ संघर्ष करते थे, और इस तरीके से ये लोग जो है राजनीति में कूद जाते हैं। और राजनीतिक कूद में आप देखते हैं ये दो युद्ध होते हैं, 1757 का प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद में बक्सर का युद्ध। और इन दोनों युद्धों की वजह से भारत जो है आज गुलाम था अंग्रेजों का। अगर ये युद्ध जो है भारत यहाँ पर जीत जाता तो अंग्रेज यहाँ पर शासन नहीं कर पाते। ठीक है, इसका महत्व क्या रहा बाबू, महत्व यह रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव जो है इस कंपनी के आने से ही पड़ी। 1857 ईस्वी में तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया, 1757 से। फिर उसके बाद में 1858 का अधिनियम बनता है, और ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि भैया अब जो है, महारानी विक्टोरिया ने चार्टर अधिनियम पारित किया, 1858 का अधिनियम आया, और कहा कि अब जो है तुम्हारा शासन खत्म कंपनी से, अब ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट जो है शासन करेगा भारत पर। ठीक है, और भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। ठीक है, दूसरी बात, प्रशासनिक और सैन्य संरचना की शुरुआत जो है आप देखते हैं रखना शुरू कर दिया, सेना रखना शुरू कर दिया कंपनी ने, और धीरे धीरे करके भारत पर जो है एक सैन्य कब्जा भी आप देखते हैं, सैन्य तरीके, मतलब एक राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना शुरू कर दिया, और राजनीति में भी सफल रही। निष्कर्ष ये निकलता है, इन चीजों को पढ़ने के बाद में आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। देखिए, अब अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और विस्तार से हम बताएंगे आपको, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही आप देखते हैं युद्ध होगा किसका, प्लासी का युद्ध होगा और बक्सर का युद्ध होगा। तो प्लासी का युद्ध एंड बक्सर का युद्ध हम जो है सेकंड चैप्टर में चर्चा करेंगे, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए, यूरोपीय शक्तियों ने भारत में प्रवेश कर व्यापार के माध्यम से राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। पुर्तगालियों ने शुरुआत की भारत में आकर के। डच और फ्रांसीसियों ने चुनौती दी, लेकिन अंततः अंग्रेज सबसे मजबूत शक्ति बनकर के उभरे, और इस प्रकार भारत में औपनिवेशिक युग की शुरुआत हो जाती है। और भारत में अंग्रेजों का दबदबा एकाधिकार के रूप में जहां आर्थिक तंत्र पर रहा, धीरे धीरे करके वो 1757 में आप देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में, मतलब की राजनीति में प्रवेश करना शुरू कर दिया। और राजनीति से फिर आप 17 के युद्ध में जो भी कमियां रह गई वो बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी, और इस तरीके से बक्सर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। इससे अब अंग्रेज लोग जो है बेखौफ होकर के भारत के राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। और जब ये चीजें हो गई, अलग अलग राज्यों को कब्जा करना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद में 1857 की क्रांति होती है, 100 सालों के बाद में। 1857 की क्रांति में क्या होता है, फिर जो है ब्रिटिश क्राउन शासन हाथ में संभाल लेता है, और उसके बाद में भारत जो है एकदम से उपनिवेश हो जाता है अंग्रेजों का, और वहां पर भारतीय जो है गुलाम बन जाते हैं अंग्रेजों के। और इस तरीके से 200 वर्षों की गुलामी जो है हम लोग झेले,
ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष निकला, यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपने समझा। अब जो मेन टॉपिक आपका होगा प्लासी का युद्ध, उसको हम चर्चा करेंगे, और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध किस तरीके से हुआ, पृष्ठभूमि क्या क्या घटनाएं हुई, क्यों हुआ युद्ध, किसके किसके बीच में हुआ, कौन हारा कौन जीता, कैसे कैसे लड़ा, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। किसने भाला किसको मारा, किसने तीर मारा, किसने तोप का प्रयोग किया, किसने कूटनीति लगाई, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। इस तरीके से बहुत ही बेहतर अंदाज में आपको बताएंगे। तो आपने चीजों को समझा। अब यहाँ पर हमने आपके लिए क्या तैयार किया बेटा, हमने यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, यानी कि इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से हमने 30 एमसीक्यूज आपके लिए तैयार किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा ये चीजें करी गई हैं, और ये पीडीएफ नोट्स जो है आपके लिए ऐसा तैयार किया गया है ताकि आप इसको बहुत ही बारीकी के साथ समझ पाए और पढ़ पाए। तो आपके लिए 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने तैयार किया है जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आ सकते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको जुड़ना है, हमारे पीडीएफ को प्राप्त करना है, जैसे क्वेश्चंस, आप पीडीएफ इसकी भी देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं बता दूं ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसको ले सकें। नहीं तो आप सोचेंगे गुरुजी ऐसे झूठे बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, समझने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन आपका है, जो देखें, प्रश्न संख्या 1, भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था जिसने 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर कदम रखा। पहला क्वेश्चन। अब पहला है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नहीं गलत हो जाएगा। वास्को डी गामा बिल्कुल राइट आंसर है, और बाकी ये तीनों गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या, वास्को डी गामा। अब यहाँ पर देखें डिटेल में क्या चीजें आपके लिए लिखी गई हैं। सबसे पहले इसको डिटेल में समझे। जैसे क्वेश्चन तो हो गया, इसका डिटेल में भी समझ, ताकि यहाँ से और भी क्वेश्चन बने तो आप बता सके। सही उत्तर क्या है, वास्को डी गामा। व्याख्या इसकी किस तरीके से हमने तैयार की है, व्याख्या आप देखिए बेटा। व्याख्या ये है इसकी, वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच करके यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग स्थापित किया। इससे पहले कोई भी यूरोपीय भारत तक समुद्री मार्ग से नहीं पहुंचा था। इस वजह से भारत तक आने वाला समुद्री मार्ग की खोज जो करी, वो किसने करी बेटा, वास्को डी गामा ने ही करी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वास्को डी गामा ही पहला व्यक्ति था वो जिसने ऐसा किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्याख्या भी मैंने आपको लिख करके बता दी। अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज मैं आपके लिए कर रहा हूँ, एक व्यवस्था मैंने आपके लिए करी है बेटा, आपको सभी को जुड़ना चाहिए। आपके लिए कोर्स की व्यवस्था मैंने कर दी है, मात्र 100 रुपए फीस में आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ऐसे ही चैप्टर संख्या 1 की पीडीएफ है, ऐसे चैप्टर 2 की पीडीएफ, 3 की, 4 की, 5 की, इस तरीके संपूर्ण सिलेबस की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत फायदा आपका होगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपको सारे पीडीएफ, सारे लेक्चर, सब कुछ आपको मिलेंगे। 91 61 93 60 62। अब की बार बहुत जबरदस्त व्यवस्था आपके लिए करी गई है। ना तो आपको किताब लेने की जरूरत है, ना सीरीज लेने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव लिखित किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपना नाम लिख करके, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, ठीक है, और आपकी सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में अपने थर्ड सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र और मात्र, केवल, बहुत ज्यादा फीस नहीं, केवल और केवल 100 रुपए फीस। 100 रुपए फीस में आपके लिए क्या व्यवस्था है बेटा, आपके पास एक स्कैनर हम भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। यह फीस आप केवल नहीं जमा कर सकते, आप किसी दूसरे भी से भी पेमेंट करवा सकते हैं। अगर आप नहीं चलाते हैं कुछ भी ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से, किसी कैफे से भी करवा सकते हो। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से। वहां पर आपको क्या होगा, देखिए गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको लाइव क्लास की क्या मिलेगा बेटा, सबसे पहली बात उसमें लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। जो भी क्लास होगी उसकी, जैसे एक क्लास हो रही तो उसकी पूरी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी, जिसको आप पढ़ करके आसानी से तरीके से पेपर दे पाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस, मतलब कि ये जो मैंने तैयार नोट्स कर रहा हूँ, ये आपके कंपटीशन की तैयारी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए। आप आगे चल करके टीजीटी पीटी का पेपर देंगे, आप एमए करेंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखें, कोई भी कंपटीशन, एसएससी, बैंक, रेलवे, सब में क्वेश्चंस आते रहते जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो कहीं पर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 100 रुपए फीस आप जैसे पेमेंट करेंगे, किसी दूसरे से आप खुद ही करेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा, उसके अंदर सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में होगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 सेमेस्टर का एक साथ चाहिए, तो उसके लिए केवल फीस 150 रुपए पड़ेगी, यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एक साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए केवल फीस 150 रुपए रहेगी। अगर आप थर्ड सेमेस्टर केवल जुड़ेंगे तो 100 रुपए फीस, 50 रुपए की छूट तब लगेगी जब आप एक साथ लेंगे कोर्स, तब। अभी के लिए ऑफर चल रहा है, बात के लिए मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए ऑफर है, जिनको भी जल्दी जुड़ेंगे तो उनके लिए व्यवस्था है ये।
कि थर्ड और फोर्थ यानी 1 साल की तैयारी पूरी आपकी मात्र 150 रुपए में, और 6 महीने की तैयारी आपकी 100 रुपए में। ठीक है, जिनको भी जोड़ना तुरंत एसएमएस कीजिए, अब देर मत कीजिए, क्योंकि जितना देर करेंगे आपका ही घाटा होगा, तो आप जितना देर करेंगे, तो इसीलिए आप देर ना किए, तुरंत जुड़ जाइए। और सब कुछ आपको मिलने वाला है। एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, चैप्टर वाइज क्लास, महामैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास, सब कुछ आपको मिलेगी। जैसे आप किसी विश्वविद्यालय से, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपके चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लखनऊ विश्वविद्यालय, बीएचयू, जेएनयू, एयू, सारे विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे लेक्चर। ठीक है, ऐसे ही सभी जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट की तैयारी, संस्कृत, अंग्रेजी भी मैंने पढ़ाया आपकी बार, अंग्रेजी 3 चैप्टर आपका हो चुका है, सब कुछ आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो यानी कि सभी सब्जेक्ट का आपको मिलेगा केवल 100 रुपए फीस में। इसी 100 रुपए में आपके तीन मेजर, एक माइनर, एक को-करिकुलर, 5 सब्जेक्ट की तैयारी केवल 100 रुपए में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत देर ना कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को समझाने का प्रयास। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही 30 क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न बेटा देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली गवर्नर ने लागू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, इसीलिए मैंने बताया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डी गामा ने नहीं लागू करी थी। ठीक है, आगे समझे। और ऑप्शन क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या फिर जोवा डी नोवा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी चालू करी थी, यानी कि ये क्या करता था? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इसलिए मैंने इसको समझा नहीं था, ताकि मैं आपको अभी समझा दूंगा, क्योंकि आपका चैप्टर कंप्लीट तब होगा जब आप इन ऑब्जेक्टिव को भी तैयार कर लेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य समुद्री शक्ति को मजबूत करना था और तटों पर पुर्तगालियों का वर्चस्व बनाए रखना था। अल्मोडा ने इसे लागू करके पुर्तगाल को भारत के समुद्री व्यापार में अग्रणी बनाया, ताकि भारत में जब कोई दूसरा व्यापारी या कोई दूसरा जो है यूरोपीय देश से कोई आए तो पहले हमसे मिले और हमारे बिना आज्ञा के, परमिशन के कोई भारत में व्यापार ना कर सके। इसलिए पूरा, चूंकि भारत आने का जो समुद्री मार्ग है उस मार्ग को ही अवरुद्ध कर दिया जाए, उस मार्ग में अपनी शक्ति को पावरफुल कर लिया जाए, ताकि जो विदेशी आक्रांता जो है टक्कर ना ले पाए। ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू किया था। ये बात ध्यान, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या लग जाएगा? करेक्ट आंसर लग जाएगा दूसरे का सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है बेटा। तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है, भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप बीओसी कहते हैं, स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 में, 1612 में, 1620 में। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1602 में इसकी स्थापना हुई थी। सही उत्तर आप देख लीजिए। व्याख्या इसका क्या लिखेंगे, मैंने आपको समझाया भी है। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार करना था। भारत में उन्होंने मुख्य रूप से पुलिकट और नागपट्टनम को अपने केंद्र बनाया और वहीं पर व्यापार वगैरह किया। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या बेटा? प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न चौथा नंबर, गोवा पर कब्जा करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? गोवा पर किसने कब्जा किया था बेटा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कब्जा किया था गोवा पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या भी आप साथ साथ में देख लीजिए। देखिए, 1510 ईस्वी में क्या हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीता और इसे पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। गोवा ने लंबे समय तक पुर्तगालियों की शक्ति का केंद्र जो है बना रहा इसके समय काल में। ठीक है, अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय। प्रश्न संख्या 5 आप देखिएगा बेटा। देखिए, प्रश्न संख्या, भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पांडिचेरी नहीं, ट्रंकेबार। बिल्कुल राइट आंसर। मैंने आपको बताया ट्रंकेबार जो था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र था। क्या? ट्रंकेबार। ठीक है, उत्तर आप देखें ट्रंकेबार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1602 ईस्वी में क्या हुआ? डेनमार्क ने ट्रंकेबार यानी तमिलनाडु में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और यहां से उन्होंने व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार प्रसार भी किया, यानी धर्म का प्रचार किया। ट्रंकेबार कहां पर है? तमिलनाडु में है। वहीं पर व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? डेनमार्क के देश के जो लोगों ने थी, डेनिशों ने, उन्होंने करी। ठीक है, 1620 में। आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न अगला का छठवां प्रश्न क्या है बेटा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने करी थी? ध्यान रखेंगे, जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के
प्रयासों से 1664 ईस्वी में हुई थी। पांडिचेरी इसका मुख्य केंद्र था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कोची नहीं, पांडिचेरी इनका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पांडिचेरी फ्रांसीसी शक्ति का मुख्य केंद्र था, यहां से उन्होंने भारत में अपने उपनिवेश फैलाने का प्रयास किया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। डचों ने भारत में पहला कारखाना कहां स्थापित किया था? डचों ने अपना पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया था भैया? डचों ने अपना पहला कारखाना पुलिकट में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। डचों ने 1605 ईस्वी में पुलिकट में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था और मसालों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब जब मैं रिवीजन क्लास करवाऊंगा तो आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा, सब चीजें आपकी क्लियर होंगी। चलिए, वैसे आपको सब मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आप पहले चैप्टर पढ़े हैं, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा रहे हैं। ठीक है, पोला चो की लड़ाई में डचों को किस भारतीय राजा से हार का सामना करना पड़ा था? उन राजा का नाम था मार्तंड वर्मा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुआ कुछ ऐसा था कि 1741 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने कोलाचेल की लड़ाई में डचों को हराया, जिससे डचों का प्रभाव भारत में कमजोर पड़ गया और यहां से इन लोगों का गमन हो गया। ठीक है, ये लोग चले गए। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार किस मुगल सम्राट ने दिया था? तो इसने किसने दिया था? अकबर ने नहीं, शाहजहां ने नहीं, जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। यहीं से अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, ब्लॉक हाउस नीति किसने लागू की थी? ब्लॉक हाउस नीति फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ब्लॉक हाउस नीति अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने शुरू करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लॉक हाउस। और अल्फा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, जो है क्या नाम है, ब्लॉक हाउस की घटना। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लॉक हाउस नीति अपनाई थी, जिसके तहत उसने रणनीतिक स्थानों पर किले और चौकियां बनवाई थी ताकि पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित हो सके। किलाबंदी करना शुरू किया था ताकि जो है उस पर कोई आक्रमण करे तो उसका बचाव हो सके। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, बीओसी किस देश की कंपनी थी? तो बीओसी की कंपनी थी बेटा, डचों की कंपनी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, बीओसी का फुल फॉर्म होता है वरिंग्ड, जो भी लिखा हुआ है इसको, कंपनीज। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त नाम था ये। इसका गठन जो हुआ था बेटा, इसका गठन हुआ था 1602 ईस्वी में, और यह भारत व दक्षिण पूर्व एशिया में मसालों के व्यापार पर हावी रही। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश बेटा थोड़ी सी मेरी कमजोर रही है प्रोनाउंसिएशन की दृष्टिकोण से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, बाकी उसका उतना मतलब नहीं होता यार। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में भारत में कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? कितने युद्ध हुए कर्नाटक भैया? 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक में। कर्नाटक के भारत में अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। ठीक है, 1746 से लेकर के 1763 ईस्वी के बीच भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। इन युद्धों के अंत में अंग्रेजों ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और फ्रांसीसियों का दबदबा जो था वो घट गया, वो कम हो गया। किसने स्थापित कर लिया दबदबा भैया? अंग्रेज लोगों ने। अंग्रेज लोग चूंकि ज्यादा पावरफुल रहे और प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है पढ़ने में ना? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। बातचीत ना करो यार, पढ़ लो, आपके लिए जरूरी है चीजें पढ़ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट रुकेंगे बेटा ऐसे। चलिए, हाँ, डेनमार्क ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया था? डेनमार्क, बताएं तो कहां पर? टंके बार में किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेनिश मिशनरियों ने टंके बार में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। इसने भारत में मुद्रण तकनीक, यानी कि जो है मुद्रण माने की छपाई वगैरह की बात जो है शुरू हुई। प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मुद्रण के। अगला प्रश्न है आपका, भारत में 15 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने सिक्के ढाले थे? तो किसने ढाले थे भैया सिक्के? पुर्तगालियों के सिक्के सबसे पहले आए भारत में। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा,
व्याख्या लिख सकते हैं आप। पुर्तगालियों ने गोवा में अपने शासन के दौरान सबसे पहले अपने नाम के सिक्के ढालना शुरू किया, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियां मजबूत हुई। ठीक है, ये नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयार किया, बहुत मेहनत से। आपको पता नहीं होगा इन नोट्स को तैयार करने के लिए मैंने कितना मेहनत करता हूँ, कितनी रातें जगता हूँ। आप प्लीज मेहनत को समझें और आप बताएं कि हाँ गुरुजी अच्छा लग रहा है। कमेंट करके आप बताएं, मोटिवेट करें कि इस तरीके की क्लास आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। क्लास अगर चाहिए तो ऐसे भी क्लास और मिलती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरे हिसाब से क्वालिटी थोड़ी सी कम थी कंटेंट की, अब क्वालिटी में मैंने बढ़ा दी है, ताकि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप 1 मिलियन वाला सपना पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। इतनी दिन से मेहनत कर रहा हूं कि भाई 1 मिलियन हो जाए और जैसे चांदी का बटन आए ऐसे सोने का आ जाए, आपका चैनल पे आपके रूम में रखा रहे बढ़िया से। तो आप लोग बढ़ाइए इसको, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए 16 नंबर, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में निर्णायक लड़ाई कौन सी थी? प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों के भारतीयों के बीच में हुई थी। वांडीवास की लड़ाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वांडीवास की लड़ाई जो हुई थी ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुई थी। ये निर्णायक लड़ाई थी, यहीं से आप देखते हैं अंग्रेजों का दबदबा जो है वो बढ़ जाता है। 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया। इस हार के बाद फ्रांसीसी भारत में राजनीतिक शक्ति नहीं बना सकी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर कब मिला था? 1600 ईस्वी में मिल गया था इनको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 सालों के लिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए आप इसको थोड़ा सा विस्तार। व्याख्या अगर आप कहेंगे तो व्याख्या इसका लिखा जाएगा आगे से। अगर नहीं चाहेंगे कि व्याख्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में व्याख्या रहे, व्याख्या हटा देंगे। ठीक है, लेकिन व्याख्या मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर होती ताकि आपको समझ में आ जाए। ब्रिटिश ईस्ट आपकी, जैसे मैं तीव्र गति से पढ़वाऊंगा उसको रिवीजन, जैसे 100 क्वेश्चन की श्रृंखला लगाऊंगा तो इसकी व्याख्या नहीं करवाऊंगा, लेकिन व्याख्या तो अभी समझ लें इसको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने से चार्टर प्राप्त हुआ। इस चार्टर ने उन्हें भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, पौंडीचेरी किस यूरोपीय शक्ति का प्रमुख केंद्र था? पौंडीचेरी जो था फ्रांस का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे था इसको समझे थोड़ा सा। देखिए, पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख आधार था। यहां से डुप्ले ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न, बेटा भारत में पुर्तगालियों का पहला स्थायी किला कहां पर स्थापित हुआ? कोची, गोवा, दीव या बासेल? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोची में पुर्तगालियों का पूछा जा रहा है, पुर्तगालियों का पहला। ठीक है, तो कोची में ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न यही सब परीक्षा में आता रहता है, ध्यान रखिएगा। कोची में पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में फोर्ट एमेनुअल नामक किला बनाया, जो उनका पहला अस्थायी किला था। ठीक है, चलिए, भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहां पर खोला था? भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कहां पर खोला था भैया? सूरत में खोला था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विस्तार देखें इसका। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया। जहांगीर के दरबार में अनुमति मिलने के बाद में यह कारखाना स्थापित हो पाया था, यह चीजें संभव हो पाई। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पुर्तगालियों ने भारत में किस क्षेत्र को संपूर्ण उपनिवेश के रूप में विकसित किया? संपूर्ण उपनिवेश के रूप में कोची को विकसित किया पुर्तगालियों ने, या गोवा को, या द्वीप को? किसको किया था बेटा? गोवा को। आप सभी को पता होगा गोवा को कब्जा कर लिया था, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा वगैरह आपने देखते हैं। ठीक है, गोवा पुर्तगालियों का सबसे मजबूत ठिकाना बन गया था और उन्होंने इसे क्या कहा था? ओरिएंटल लिस्बोन कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आप देखेंगे ये सब ध्यान। गोवा को इन्होंने क्या कहा? तो ओरिएंटल लिस्बोन का। तो ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं। तो कहीं पर भी आप चाहे कोई परीक्षा दे रहे हैं, एसएससी की, रेलवे की, ग्रुप डी की, किसी के लिए, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है आपका। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापार कौन सा था? भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापार जो था वो कौन सा था बेटा? वो था आपका मसालों का व्यापार। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मसालों का व्यापार। देखिए, डचों ने भारत में विशेष रूप से मसालों के लिए, खासकर काली मिर्च, लौंग के लिए व्यापार पर ध्यान दिया था, क्योंकि काली मिर्च, लौंग, इलायची ये सब भारत में अधिक मात्रा में होती थी, इसलिए यहाँ पर लोग जो है आए थे व्यापार के लिए, पुर्तगाली लोग। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पेरिस संधि के बाद भारत में फ्रांसीसी सत्ता किस हद तक सीमित रह गई थी? पेरिस संधि के बाद में क्या हुआ था कि केवल और केवल पांडिचेरी में ही जो है फ्रांसीसियों का दबदबा रहा, बाकी भारत से उनका दबदबा खत्म हो चुका था।
पेरिस संधि जो हुई थी 1763 में हुई थी। इसके बाद फ्रांसीसी केवल पांडिचेरी और कुछ अन्य बस्तियों तक ही सीमित रह गए थे। बाकी जगहों पर आप देखते हैं अंग्रेजों का दबदबा कायम रहा। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बिल्कुल राइट आंसर आपका वारेन हेस्टिंग्स जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, व्याख्या लिखेंगे। चूंकि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, उसके तहत वारेन हेस्टिंग्स भारत का पहला गवर्नर जनरल बनकर के आता है। पहला चार्टर 1773 में आया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे कम समय के लिए उपनिवेश बनाए रखा भारत को? पुर्तगाल, डच, डेनमार्क या फ्रांस? करेक्ट आंसर क्या होगा? डेनमार्क लोगों ने। ये लोग बहुत कम समय के लिए आए थे और बहुत कम समय में ही चले गए। ठीक है, डेनमार्क ने भारत में केवल सीमित समय तक ही उपनिवेश बनाए और अंततः 1845 में आप देखते हैं अपनी बस्तियां ब्रिटेन को बेच करके यहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, उनको लग गया कि भाई यहाँ पर हमारी दाल नहीं गलने वाली, यहाँ पर पहले से ही तमाम पुरंदर धुरंधर बैठे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, कोची पर कब्जा किस यूरोपीय शक्ति ने सबसे पहले किया था? डचों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसिस ने, ब्रिटेन ने? कहा किसने किया था बेटा? कोची पर। कोची पर पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना कब्जा किया था। कोची में कहां पर? पुर्तगालियों ने किया था कोची पर। अगला क्वेश्चन देखें, 1503 में कोची में कब्जा किया और वहां पर अपना किला बनाया था पुर्तगालियों ने। 27 नंबर क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन को मिला करके हैं। ब्रिटिशों ने बंबई किस देश से प्राप्त किया था? ब्रिटिशर्स ने पुर्तगाल, डच, डेनमार्क या फ्रांस? किससे प्राप्त किया था? पुर्तगाल से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो ब्रिटेन ने पुर्तगाल से बंबई को 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय की शादी के दौरान दहेज के रूप में प्राप्त किया था। क्योंकि पुर्तगालियों से शादी करी थी पुर्तगाली, तो पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय जो थे उनकी शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय की, और उनको दहेज में 1661 ईस्वी में बंबई को जो है, बंबई चूंकि पुर्तगालियों के कब्जे में था ना, बंबई को दहेज में मिला था। किसको? चार्ल्स द्वितीय नाम के जो ब्रिटेन के शासक थे उनको। ठीक है, दहेज के रूप में मिल गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? मसालों का व्यापार, राजनीतिक वर्चस्व, समुद्री मार्ग पर कब्जा या कपास का व्यापार? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक वर्चस्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में मुख्य कारण क्या था? व्यापार को लेकर के नहीं, बल्कि ये सत्ता स्थापित करने को लेकर के था। फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में केवल व्यापार नहीं चाहते थे, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण भी चाहते थे, और यही कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण बना। और कर्नाटक युद्ध जो थे वो 3 युद्ध लड़े गए इसी वजह से। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भारत में पुर्तगालियों का पतन किस युद्ध के बाद में तेज हुआ? पुर्तगालियों का पतन जो था वो जो दीव की लड़ाई थी उसकी वजह से आप देखते हैं समाप्त होना शुरू हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दीव की लड़ाई जो हुई थी 1531 ईस्वी में, पुर्तगालियों को भले ही जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद उनकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और वह एक प्रकार से पतन की ओर उन्मुख हो गए। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य प्रारंभ में क्या था? भारत पर राजनीतिक नियंत्रण करना बिल्कुल नहीं था, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना भी नहीं था, व्यापारिक लाभ अर्जित करना बिल्कुल राइट आंसर है, यही था। भारतीय शासकों से संधि करना नहीं। ये लोग करने क्या आए थे? व्यापारिक लाभ अर्जित करने के लिए भारत में आए थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने भारत की देखा कि भाई भारत अस्त व्यस्त फैला हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में तमाम राज्य बटे हुए हैं, ऐसे में इसने मौके का फायदा उठाया और यहाँ पर जो है अपना दबदबा कायम कर लिया। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, राजनीतिक हस्तक्षेप उन्होंने बाद में परिस्थितियों के अनुसार करना शुरू कर दिया। ये बात चूंकि यहाँ की ऐसी स्थिति ही थी कि भाई कोई भी आता, कोई सड़ा गला भी व्यक्ति अगर आ जाता यहाँ पर और धीरे धीरे करके वैसे उस तरीके से करता तो हो जाता, व्यापार करता। क्योंकि आप देखते हैं उन लोगों के पास कहाँ सेना उतनी थोड़ी थी, लेकिन वो लोग जो है बस क्या करते थे, हमारा फायदा उठाते मौके का, लड़ा देते थे एक दूसरे को, फूट डालो राज करो की नीति। यही नीति सबसे ज्यादा हावी हो गई हम लोगों पर और हम लोग जो है इनके गुलाम बन गए। नहीं तो अगर हम लोग उस समय एक नहीं थे, चूंकि हम लोग छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और इसी वजह से ऐसा हुआ। आप लोगों ने इस तरीके से समझा और पूरी डिटेल में मैंने आपको जानकारी दे दी, और इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को भी समझ लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, तो आपके बड़ा बेहतर अंदाज में सारी चीजें हो जाती हैं। आपको मैंने 30 क्वेश्चंस बताए, पूरा चैप्टर संख्या 1 पूरी समझा दिया। ठीक है, और इस तरीके से लगभग 1 घंटे में आपने पूरा डिटेल में जानकारी ले ली। अब आपका इकाई संख्या 1 समाप्त हुआ। इकाई संख्या 2 में हम लोग आपका जो है इसमें क्या चर्चा करेंगे, इकाई नंबर 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में हम लोग चर्चा क्या करेंगे बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी एंड बक्सर का युद्ध और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इंपैक्ट क्या पड़ा, क्यों युद्ध शुरू हुआ, पूरी घटना वगैरह आपको पूरा समझाएंगे दूसरी क्लास में, चैप्टर संख्या 2 में।
फिर उसके बाद में आपका इकाई संख्या 2 आएगी, उसमें हम लोग जो है चर्चा करेंगे मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको किस तरीके से कब्जा करना शुरू कर देती है, यानी 1770 से लेकर 1856 ईस्वी तक के पूरे उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में तमाम चीजों के बारे में जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वही चर्चा करने का। सिलेबस डिस्कशन की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना तो जुड़ सकते हैं। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे पास एसएमएस कर दीजिएगा 9161936062 ऐसी क्लास आपको वहां पर मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के। आप अपना नेम, ठीक है, अपना नेम, अपने यूनिवर्सिटी का नेम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नेम सबको लेकर के भेज दीजिएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप पर। केवल 100 रुपए फीस, उसी में सब कुछ आपको मिलेगा। स्कैनर भेज देंगे आपके पास, उसके बाद में उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको सारी चीजों को, सारे सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, सबका मिलेगा। सभी सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।